नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद साइंस में। हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भूगोल का एक अद्भुत संसार, जिसमें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे मिल करके भूगोल को, उसके बेसिक कंसेप्ट से उसकी हर एक टॉपिक की डिटेल जानकारी को लेकर के। यहाँ हम सीखने वाले हैं क्यों कारण का सिद्धांत, जिस पर भूगोल आधारित है, कि बेसिक जहाँ से भूगोल प्रारंभ होता है और जहाँ इसका जितना आनंद आज वर्तमान समय तक जो रिसर्चेस, जो शोध जो चल रहे हैं, उन सभी के बारे में भूगोल में चर्चा करने वाले हैं। और आज साथ में प्रारंभ करने जा रहे हैं हम वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशन, विश्व की जनसंख्या, जो कक्षा 12वीं का बोर्ड क्लास का दूसरा ही टॉपिक है। और इस सीरीज में हम कक्षा 12वीं की और 11वीं की दोनों भूगोल यानी 4 पाठ्य पुस्तकों को कवर करेंगे। साथ में भूगोल से जुड़े अन्य सभी तथ्यों का, चाहे वो भौतिक भूगोल के तथ्यों, चाहे मानव भूगोल के तथ्यों, उन सभी की विस्तृत जानकारी पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा विश्व की जनसंख्या, जो आधुनिक नवीनतम जो पाठ्यक्रम है कक्षा 12वीं और राजस्थान बोर्ड का, उसमें विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, प्रवास और जननांगीय संक्रमण, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, ध्यान से देखिए। निश्चित रूप से यदि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा तो आपको विश्व की जनसंख्या संबंधित ये टॉपिक की कोई भी कंसेप्ट आपका अधूरा नहीं रहेगा और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप की। मैंने सीधे सीधे वही पॉइंट्स लिखे हैं बच्चों जो हमारी पाठ्य पुस्तक जिन चीज़ों को कवर करती है। अन्यथा विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप में पुराने पाठ्यक्रम में विश्व के जितने भी प्रमुख महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सभी सातों महाद्वीपों में जनसंख्या वितरण के प्रारूपों को समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन वर्तमान पाठ्य पुस्तक में सीधे बात की गई है कि विश्व की 90% जनसंख्या, विश्व की 90% जनसंख्या इसके 10% स्थल भाग पर निवास करती है। मान के चले पूरे स्थल भाग को 100 भागों में डिवाइड कर लें तो उसके मात्र 10 भाग पर जनसंख्या का 90 भाग निवास करता है। बड़ी रोचक बात है। जबकि इससे भी बड़ी विशेष बात यह है कि विश्व की 60% जनसंख्या जो है वो केवल 10 देश बना देते हैं मिलकर के। विश्व की कुल जनसंख्या का 60% विश्व के 10 बड़े देशों में निवास करता है, जिनमें से 6 देश, जिनमें से कौन से कितने देश? 6 देश एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। ये 10 देश हैं बच्चों। सबसे नंबर 1 पे आता है चीन। हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 पे चीन, जिसकी आबादी लगभग 34.5 करोड़ है, एशिया महाद्वीप में है। नंबर 2 पे आता है भारत, 125.76 करोड़, एशिया महाद्वीप में आता है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 3 पे आता है, 31 करोड़ 16 लाख लगभग जनसंख्या है यहाँ की। इंडोनेशिया, फिर से हम एशिया में आगे, इंडोनेशिया 4 नंबर पे आता है, 24.71 करोड़ जनसंख्या है। ब्राजील, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है, 19.82 करोड़। नंबर 6 पे पाकिस्तान आ गया, यानी हमारा पड़ोसी देश जो एशिया महाद्वीप में ही है, 19.86 करोड़। 7 नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप का नाइजीरिया है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, 16.55 करोड़ जनसंख्या है। बांग्लादेश, जो हमारा पूर्वी दिशा में पड़ोसी देश है, 15 करोड़ 2 लाख इस यहाँ की जनसंख्या एशिया महाद्वीप में ही है। रूस, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, वहाँ जनसंख्या 14.3 करोड़ है और ये भी एशिया महाद्वीप में आता है। और हम बात करते हैं 10वें नंबर पे मैक्सिको, जो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम सबसे बड़ा देश है, वहाँ की जनसंख्या है 11.42 करोड़। ये विश्व के वो 10 देश हैं जहाँ विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। मेरे ख्याल से स्पष्ट होगा बच्चों आपको। विश्व की 60% जनसंख्या 10 देशों में निवास करती है, जिनमें से 6 देश एशिया महाद्वीप के हैं, 2 देश उत्तर अमेरिका महाद्वीप के हैं, एक दक्षिण अमेरिका, एक अफ्रीका। बात करते हैं सर्वाधिक आबादी वाले इन 10 देशों की, जो अभी हमने बात की। अवस्थिति की बात करें तो नंबर 1 पे चाइना, यहाँ आप देख पाते हैं बोले में। नंबर 2 पे भारत इसके जस्ट नीचे है, ठीक है। उसके बाद बात करें अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये रहा यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं इंडोनेशिया, यहाँ पे है, ठीक है। रूस आप यहाँ देख ही पा रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान हमारे पड़ोस में यहाँ पे है। बांग्लादेश से छोटे से गोले में है। आप यदि ढूंढने का प्रयास करें तो इस पीले गोले में यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। ये नाइजीरिया है, ये ब्राज़ील है, ये मैक्सिको है। ये विश्व के वो 10 देश हैं जहाँ विश्व की 60% आबादी निवास करती है।
विश्व में जनसंख्या का वितरण। ये जो विश्व में जनसंख्या वितरण का ये जो आप मैप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, ये मैप विश्व में जनसंख्या की आबादी के विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करता है। गहरे कलर में जहाँ विश्व की जनसंख्या का अधिक सकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण है, आप अनुमान लगा सकते हैं। ये जो एशिया महाद्वीप है यहाँ दिख रहा है आपको, सॉरी, ये जो एशिया महाद्वीप आपको दिख रहा है, इस एशिया महाद्वीप के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में जनसंख्या का सघन संकेंद्रण है, जिसमें हमारा भारत देश भी आता है। ठीक है, भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है और इंडोनेशिया भी इसी में आता है। यहाँ ये इंडोनेशिया है, भारत है, ये पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, यहाँ पे ये चीन है। ठीक है, ये सबसे सघन संकेंद्रण है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1 बिलियन से अधिक है। पर हम बात करते हैं लगभग 100 मिलियन के आसपास जनसंख्या, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र जो हैं, यहाँ पे रूस की बात कर लें, उत्तर अमेरिका की बात कर लें, मैक्सिको की बात कर लें, और बात कर लें अलास्का की बात कर लें, और बात कर लें ब्राज़ील की बात कर लें, और नाइजीरिया की बात कर लें। ये सभी वो देश हैं जहाँ जनसंख्या 100 मिलियन प्लस है। इसके बाद बात करते हैं साथियों, जनसंख्या जहाँ 50 मिलियन प्लस है, थोड़ा हल्के लाइट ब्लू डार्क चटक नीले रंग में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी हमारा पूर्वी पश्चिमी एशिया का क्षेत्र, उत्तर अफ्रीका, ठीक है, मध्य अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, ये भी देश है, और हमारा उत्तर पूर्वी यूरोप, यहाँ पर 50 मिलियन प्लस जनसंख्या है, और थोड़ा बहुत पूर्वी एशिया में भी मौजूद है। अब बात करते हैं 10 मिलियन प्लस जनसंख्या, यानी जहाँ विरल जनसंख्या के प्रदेश धीरे धीरे हम देखते जाएं, तो विरल जनसंख्या प्रदेश साथियों आते हैं हमारे उत्तर अफ्रीका, उत्तर अमेरिका जिसमें कनाडा आ रहा है, दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग, अफ्रीका का दक्षिणी भाग, और यूरोप का उत्तर पूर्वी भाग। और सबसे विरल जनसंख्या के प्रदेश जो है, सबसे विरल जनसंख्या के प्रदेश है साथियों, आप देख पाएंगे मेरे नक्शे में, इस नक्शे में सबसे विरल जनसंख्या के प्रदेश है मध्य अफ्रीका के कुछ क्षेत्र हैं, और रूस का दक्षिणी भाग, ठीक है, पूरा का पूरा इसमें ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण मध्य भाग। इस प्रकार विश्व में जनसंख्या का वितरण है। आगे बात करेंगे हम जनसंख्या घनत्व की। क्या होता है जनसंख्या घनत्व? जनसंख्या घनत्व की परिभाषा कहती है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसका सूत्र दिया हुआ है जनसंख्या घनत्व का कि किसी क्षेत्र में जितने भी लोग होते हैं, जो जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या में उस क्षेत्र के क्षेत्रफल का भाग देने पर उस क्षेत्र का जन घनत्व निकल करके आ जाता है। उदाहरण के लिए का प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1,50,000 है, तो उसका जन घनत्व होगा 1,50,000, यानी जनसंख्या में भाग दे दिया गया होगा क्षेत्रफल का 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। स्पष्ट है जनसंख्या घनत्व? जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? जनसंख्या वितरण शब्द जो है उसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ होता है धरातल पर जनसंख्या का वितरण। धरातल पर किस स्थान पर अधिक लोग पाए जा रहे हैं, किस पर मध्यम लोग पाए जा रहे हैं, किस में कम लोग पाए जा रहे हैं, जनसंख्या का जो सकेंद्रीकरण है वह किस प्रकार से है, और उस सकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात यहाँ की जाएगी। ये कारक 3 वर्गों में बांटे गए हमारी पाठ्य पुस्तक में: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक में सबसे पहले आता है जल की उपलब्धता। सामान्य सी बात है साथियों कि मानव या कोई भी जीव वहां निवास करना पसंद करेगा जहां उसको जल की उपलब्धता आसानी से प्राप्त हो जाएगी। हम बात करें विश्व की जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे मोहनजोदड़ो सभ्यता हो, चाहे विश्व की अन्य सभ्यताओं में मेसोपोटामिया सभ्यता हो, चाहे दजला फरात की सभ्यता हो, जितनी भी मानव सभ्यताएं हुई हैं वो सभी कहीं ना कहीं किसी नदियों के किनारे हुई हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे हुई, क्योंकि जल की उपलब्धता होगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति को जो उसके भोजन की पहली आवश्यकता है वो प्राप्त हो जाएगी, प्लस व्यक्ति उस स्थान पर आराम से कृषि कर सकता है, पशुपालन कर सकता है। तो जल की उपलब्धता, अच्छे जल की उपलब्धता लोगों को आकर्षित करती है
तो जितने भी विश्व के सघन प्रदेश हैं निश्चित रूप से वहाँ जल की उपलब्धता है। हम दक्षिण एशिया की बात करें जिसमें भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, दक्षिण पूर्वी एशिया की बात कर लें, म्यांमार आ जाता है और अन्य देश आ जाते हैं। इन सभी प्रदेशों में मानसूनी जलवायु के कारण प्रति वर्ष 3 से 4 माह पर्याप्त वर्षा होती है, पर्याप्त जल की उपलब्धता होती है। बड़ी बड़ी विश्व की बड़ी बड़ी नदियां, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे गंगा हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे चीन की यांग सिटी क्यांग हो, चाहे वांगजू हो, कितनी नदी, बड़ी बड़ी नदियां यहाँ प्रवाहित होती हैं जो लोगों को जल प्रदान करती हैं और जल के साथ उपजाऊ मृदा ला करके उपजाऊ मैदान बनाती है जिनमें कृषि कार्य होता है। अर्थात जल की उपलब्धता लोगों को बसाव के लिए आमंत्रित करती है, आकर्षित करती है। दूसरी बात करें भू आकृति की, बड़ी सामान्य सी बात है। भू आकृति आप समझते होंगे, भू आकृति यानी स्थल आकृति। स्थल की आकृति कैसी है? स्थल पहाड़ी है या मैदानी है या पठारी है या रेगिस्तानी है, ठीक है, या दलदली है। यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि आप अपना मकान कैसी जमीन बनाना चाहेंगे तो आपका सीधा सरल जवाब होगा जहां जमीन समतल होगी। तो विश्व की आबादी उन क्षेत्रों में अधिक निवास करती है जो प्राय समतल होते हैं। समतल मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का निवास अधिक पाया जाता है। पहाड़ी, रेगिस्तानी, दलदली, तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या का निवास कम पाया जाता है। उदाहरण के लिए विश्व के जितने मरुस्थल हैं, चाहे वो सहारा का मरुस्थल हो, चाहे अटाकामा का, चाहे गोबी का, चाहे थार का मरुस्थल हो, विश्व के विरल जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। वहीं विश्व के जितने भी सघन प्रदेश, जितने भी मैदानी प्रदेश हैं, वो सघन जनसंख्या के प्रदेश हैं। जैसे कि भारत का उत्तर भारत का गंगा का मैदान, चीन का ब्रह्मपुत्र का, बांग्लादेश का ब्रह्मपुत्र का मैदान, जितने भी विश्व के मैदानी प्रदेश है, यूरोप का जितने मैदानी प्रदेश है, वो सघन जनसंख्या का प्रदेश है। फिर बात करें जलवायु की, सामान्य सरल सी बात है कि प्रतिकूल जलवायु लोगों को निवास के लिए प्रेरित नहीं करती है। यदि जलवायु अनुकूलित है, सुखद है, स्वास्थ्य के लिए अनुकूलित है, तो निश्चित रूप से लोग वहां अधिक संख्या में निवास करेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक में एक बहुत शानदार उदाहरण दे रखा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागर जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में और एशिया के पूर्व में अवस्थित है, पश्चिम में अवस्थित है, वहां के आसपास के क्षेत्र जितने भी देश हैं, चाहे वो इटली हो, चाहे स्पेन हो, उन सभी क्षेत्रों में जनसंख्या प्राचीन काल से ही बसी हुई है। अर्थात भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। चौथा भौगोलिक कारक है बच्चों मृदा। मृदाएं, उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र जो होते हैं वो सघन आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। जैसे गंगा का मैदान, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान मैदानी क्षेत्र भी है और मृदा भी उपजाऊ है, क्योंकि मृदा यदि उपजाऊ होगी तो निश्चित रूप से वहाँ कृषि बेहतर ढंग से हो पाएगी। क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाकलापों में तो पाएंगे कि मानव व्यवसायों में कृषि एक प्राचीन कालीन और प्राथमिक व्यवसाय है। प्रारंभ में मनुष्य ने सबसे पहले अपने आजीवन के लिए, आजीविका के लिए कृषि करना ही प्रारंभ किया। तो कृषि करने के लिए उपजाऊ मृदा का होना आवश्यक है। तो जहां मृदा उपजाऊ होती है वहां लोग बसने के लिए आकर्षित होते हैं। ये हमारे 4 भौगोलिक कारक हैं: जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं। आर्थिक कारकों की बात करें तो 3 हमारे आर्थिक कारक है बच्चों: खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। खनिज क्षेत्र जितने भी होते हैं, खनिज का मतलब होता है खोद कर जो निकाला जाता है, यानी खनन क्षेत्र जितने विश्व के, वो विश्व के जितने भी खनन क्षेत्र है वो निश्चित रूप से घनी आबादी के क्षेत्र हैं। क्योंकि जब खनिज होंगे वहां पे तो औद्योगिकीकरण भी होगा। खनिज होंगे तो वहां रोजगार उपलब्ध होगा, खनिज होंगे तो वहां परिवहन की व्यवस्था अच्छी होगी, और जहां खनिज होते हैं वहां निश्चित रूप से विकास की संभावनाएं प्रबल होती हैं। हमारी किताब में बहुत अच्छा दिया हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप में कटंगा और जाम्बिया तांबा की पेटी है, वह क्षेत्र सघन आबादी के क्षेत्र हैं, वहां पे अच्छी जनसंख्या पाई जाती है। ये खनिज यानी खनिज वाले क्षेत्र जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारत की बात करें, नागपुर का पठार जहाँ पे सिंह भूमि, झरिया, बोकारो, जमशेदपुर, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत सारे खनन क्षेत्र हैं और जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में, बृहद मात्रा में निवास करती है। फिर बात करें नगरीकरण की। नगरीकरण यानी शहरीकरण। लोग शहरों की ओर आकर्षित होते हैं, नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं? अच्छे रहन सहन के लिए। हम आगे पढ़ेंगे जनसंख्या प्रवास के कारण में, तो वहां पे हम पाएंगे कि लोग शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर परिवहन के लिए, तमाम ऐसी सुविधाओं के लिए जो आधुनिक युग की, विकसित युग की सुविधाएं, उन ऐसी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए नगर की ओर
प्रस्थान करते हैं, अर्थात नगरीकरण जो होता है वो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। विश्व के बड़े बड़े महानगरों में जनसंख्या प्रतिदिन प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। चाहे भारत की बात कर ले, चाहे दिल्ली ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र हो, मुंबई पुणे का क्षेत्र हो, चाहे विश्व अन्य देशों की बात करें, चाहे अमेरिका का न्यूयॉर्क हो, इंग्लैंड का चाहे लंदन हो, तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ की आबादी, वहाँ के क्षेत्र, वहाँ का रहन सहन लोगों को आकर्षित करता है आबादी बढ़ने के लिए। बात करें औद्योगिकरण की, तो औद्योगिकरण एक बहुत ही सकारात्मक कारक है जनसंख्या को आकर्षित करने का। औद्योगिकरण विश्व में जब से औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई है यूरोप में, तब से लेकर के आज तक जहां जहां उद्योग धंधों का विकास हुआ है, लोगों का पलायन उस तरफ हुआ है, क्योंकि उद्योग लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और निश्चित रूप से व्यक्ति अपने आजीविका के लिए, जीवन के लिए रोजगारों की ओर आकर्षित होता है। तो उद्योग धंधों वाले क्षेत्रों में विश्व की जनसंख्या का निवास अधिक होता है। हमारी किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, जापान का कोबे ओसाका नामक क्षेत्र है, जहां जापान में सर्वाधिक जनसंख्या वहां पे पाई जाती है। और तीसरा कारक है जनसंख्या प्रभावित करने वाला, वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की बात करें साथियों, तो बड़ा ही एक सरल सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा मैं। विश्व के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों के आसपास जनसंख्या सघन पाई जाती है। लोग अपनी संस्कृति के अनुसार निवास करते हैं, लोग अपने धर्म के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार निवास करते हैं। उन क्षेत्रों को छोड़ करके चले जाते हैं जहां उनकी सामाजिक प्रथाएं कम प्रचलित हों, उनके धारणाओं को मानने वाले, उनके समान धारणा को मानने वाले लोग कम होते हैं। जहां सामाजिक भेदभाव अधिक होता है, वो अपने समाज के लोगों में रहना पसंद करते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की। तो जनसंख्या वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दो समय अंतरालों के बीच, जैसे उदाहरण है कि 2001 में भारत की जनसंख्या लगभग 102 करोड़ के आसपास थी और 2021 में भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ के आसपास थी। लगभग 18-19 करोड़ की आबादी इस 10 वर्ष में बढ़ी। तो ये जो 18 करोड़ की आबादी जो बढ़ी, ये भारत की जनसंख्या वृद्धि कहलाई। या किसी की भी जनसंख्या वृद्धि हम निकाल सकते हैं, किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को निकालना। ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जनसंख्या की वृद्धि दर की बात करें तो जो जनसंख्या वृद्धि हमने अभी भी निकाली, 18 करोड़ या 19 करोड़ जो भी निकाली भारत की, उसको यदि प्रतिशत में व्यक्त कर दिया जाए, किसी देश की, किसी क्षेत्र की दो समय अंतरालों के मध्य में जितनी जनसंख्या बढ़ी है, उस बढ़ी हुई जनसंख्या को प्रतिशत में व्यक्त कर दें। कैसे प्रतिशत में व्यक्त करेंगे? मान के चले हमने कहा कि 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी और 2021 में भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ हो गई। तो अंतर कितना आया? लगभग 19 करोड़ जनसंख्या देश की बढ़ गई। तो ये 19 करोड़ जो है, ये 19 करोड़ जो है वो जनसंख्या वृद्धि है। और उस 19 करोड़ को प्रतिशत में बदला जाए, कैसे बदलेंगे? 19 करोड़ को 2001 की जनसंख्या है 19/102 गुणा 100। तो ये जो प्रतिशत निकल के आएगा, यह प्रतिशत जो होगा यह जनसंख्या की वृद्धि दर होगी। क्लियर बच्चों? ठीक है। फिर हम बात करें जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु का अंतर, यह प्राकृतिक वृद्धि है। बहुत सरल सी बात है। मैंने मान चले साहब, मेरे क्षेत्र में एक वर्ष में 100 लोगों की मृत्यु हुई और मेरे क्षेत्र में उस एक वर्ष में 150 लोगों का जन्म हुआ, तो मैंने जन्म हुए लोगों में से संख्या घटा दी मरने वाले लोगों की। तो शेष जो निकल के आया, मैंने कहा 150 लोगों का जन्म हुआ, 150 लोगों का जन्म हुआ और 100 लोगों की मृत्यु हुई। तो जो निकल के आई संख्या 50, वो मेरे क्षेत्र की प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि हुई। ठीक है। वास्तविक जनसंख्या वृद्धि की बात करें, अब ऐसा तो है नहीं कि केवल जन्म लेने वाले और मरने वाले लोगों के कारण ही जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। हो सकता है मेरे गांव से या मेरे इस क्षेत्र से 10 लोग निकल करके किसी शहर में जाकर रहने लगे हों, या हो सकता है मेरे क्षेत्र में, यानी ये 10 लोग क्या होगा बच्चों, ये 10 लोग घट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और मेरे क्षेत्र में मान के चले 5 लोग कहीं से आकर के बस गए, 5 लोग कहीं से आकर के बस गए। ठीक है। तो इन 10 गए हुए लोगों और 5 आने वाले लोगों को भी जनसंख्या वृद्धि में सम्मिलित किया जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा? जन्म, जितने लोगों का जन्म हुआ उनमें से मृत्यु जो हुई उनको हटा दिया जाए,
और मेरे यहाँ जो लोग आए हैं उनको जोड़ दें, उनको कहते हैं अप्रवास। किसी क्षेत्र में आने वाले लोगों को आ जाता है अप्रवास। आए हुए लोगों को जोड़ दिया मैंने, 5 लोग जोड़ दिए। उत्प्रवास 10 लोग मेरे यहाँ से चले गए, वो घटा दिया मैंने, तो कुल लोग कितने निकल के आए साथियों, ये हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा ये 45। बात समझ में आई? दोबारा समझते हैं। मान के चले मेरे क्षेत्र में 150 लोगों का जन्म हुआ, 100 लोगों की मृत्यु हुई, 10 लोग बाहर चले गए, 5 लोग मेरे पास, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया आपको, 5 लोग मेरे आकर बस गए और 10 लोग यहाँ से चले गए। तो ये जो मान निकल के आएगा ये होगा 45। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि होगी मेरे क्षेत्र में 45। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का सूत्र क्या हुआ? जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि की। तो 2 समय अंतरालों के मध्य जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, यानी जन्मे लोगों की संख्या ज्यादा है मरने वाले लोगों से, तो निश्चित रूप से वहां की जनसंख्या बढ़ेगी, अधिक होगी पिछले वर्ष की तुलना में या पिछले समय अंतराल की तुलना में। 2 समय अंतरालों के मध्य मैंने कहा कि जन्मे लोगों की संख्या ज्यादा है, मरने वाले लोगों की संख्या कम है, तो शेष बचे लोगों की संख्या ज्यादा होगी या पहले से कम होगी? पहले से ज्यादा होगी। तो इसे कहेंगे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। और इसको उल्टा कर लें, कि साहब जन्म दर तो कम है लेकिन मृत्यु दर ज्यादा है। जन्मे लोगों की संख्या तो कम है, जन्मे तो 100 लेकिन मर गए 150। तो मरने वाले लोगों की संख्या जो ज्यादा होती है और जन्म लोगों की संख्या कम होती है, तो निश्चित रूप से 2 समय अंतरालों में पीछे वाले समय में यानी वर्तमान समय में पिछले समय की तुलना में जनसंख्या कम होती है, अर्थात जनसंख्या घट जाती है। इसे हम जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं बच्चों, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक में कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ सूत्र हैं, जिनमें एक है अशोधित जन्म दर। ठीक है, अशोधित जन्म दर CBR, प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। इसको सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, एक निश्चित समय अंतराल में किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को, और कितने लोगों पर? 1000 लोगों पर। सूत्र क्या बनेगा अशोधित जन्म दर का? किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चे बटे उस वर्ष विशेष के मध्य में जनसंख्या गुणा 1000, ये होगा अशोधित जन्म दर। इसी प्रकार से अशोधित मृत्यु दर भी हो सकती है। 1000 लोगों में मरने वाले लोगों की संख्या, तो एक वर्ष में जितने लोग मरे उनकी संख्या लिख दी ऊपर हमने, नीचे उस एक वर्ष के दौरान औसत हमने जनसंख्या निकाल ली, उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या लिख दी नीचे और गुणा कर दिया 1000 का। तो ये 1000 लोगों पे मरने वाले लोगों की संख्या आ जाएगी। इसे कहा जाएगा अशोधित मृत्यु दर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? घटती हुई मृत्यु दर जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि करती है। घटती हुई मृत्यु दर, लोगों का मरना जब कम होता चला जाएगा तो जीवित लोग ज्यादा रह जाएंगे ना, सरल सी बात है, तो निश्चित रूप से धनात्मक वृद्धि होगी। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है, जन्म दर जन्मे लोग ज्यादा हैं मरने वाले कम है, तो जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होगी। और जन्मे लोगों की संख्या यदि कम है मरने वाले लोगों से, जन्म दर यदि कम हो मृत्यु दर से, तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं प्रवास की। प्रवास, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यह घटना प्रवास कहलाती है। बड़ी सरल सी परिभाषा है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये एक स्थान है और ये दूसरा स्थान है, ये मान चले A है और ये मान चले B है, A से B की ओर लोग चले गए, ये हो गया प्रवास। ठीक है, यहाँ A कहलाएगा उद्गम स्थल। A क्या कहलाएगा? उद्गम स्थल, वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, जहां से लोग चले जाते हैं, ये उद्गम स्थल होगा। उद्गम स्थल पर से लोग जब चले जाएंगे तो उद्गम स्थल पर जनसंख्या घट जाएगी, तो उद्गम स्थान जो होगा जनसंख्या में कमी को दर्शाता है। गंतव्य स्थल, ये जो B है ये गंतव्य स्थल है, वह स्थान जहां लोग आगमन करते हैं, यहां से लोग आकर के यहाँ आ गए, तो जहां लोग आगमन करते हैं, जहां जाकर के पहुंचते हैं, उस स्थान गंतव्य स्थल कहते हैं। यहाँ की जनसंख्या में B पॉइंट पर जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो गंतव्य स्थान पर जनसंख्या में वृद्धि होती है। अप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, मान चले यह व्यक्ति चल करके A से B पर चला गया, तो B के दृष्टिकोण से ये क्या होगा? अप्रवास होगा। A से चलकर पहुंच गया B पे, यानी कोई व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वह उस नए स्थान के लिए अप्रवासी कहलाता है, और इस A स्थान के लिए यह कहलाएगा उत्प्रवासी। उत्प्रवास, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, यहां से बाहर चला गया तो ये कहलाएगा उत्प्रवास कहलाएगा। अप्रवास वह घटना होती है जब
लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं, वो अप्रवास होता है। यानी प्रवासी, प्रवासी मतलब जो निकल के जा रहा है, वो कहीं आ गया है, नए स्थान पर चला गया है, नए स्थान पर पहुंच गया है, वो अप्रवास कहलाएगा। और प्रवासी किस स्थान पर जहां से निकल कर गया है वह कहलाएगा उत्प्रवास। अर्थात प्रवास भी जनसंख्या पर परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, दो प्रकार के कारक होते हैं बच्चों, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक वे होते हैं जिनकी वजह से लोग किसी स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं कि साहब शांति नहीं है, यहाँ लोग रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, या रोजगार नहीं है, या पानी की सुविधा नहीं है, या यातायात नहीं है, या शिक्षा नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ये प्रतिकर्ष कारकों में आएगा। लोग किसी स्थान को छोड़ करके चले जाएं, तो वे कारक जो किसी से उत्प्रवास को प्रेरित करते हैं, उत्प्रवास को, किसी लोगों को चले जाने के लिए प्रेरित करते हैं, वे प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। और अपकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो किसी क्षेत्र में रहने के लोगों को आकर्षित करते हैं। कि मान के चले कोई व्यक्ति किसी छोटे शहर, जैसे मान के चले भरतपुर से निकल करके जयपुर चला गया, तो भरतपुर में वो कारक होंगे जो उसको वहां से जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो अपकर्ष कारक कहलाएंगे। और जयपुर में चला गया, सॉरी, प्रतिकर्ष कारक कहलाएंगे। भरतपुर से निकल के चला गया तो भरतपुर में वे कारक होंगे जिनके कारण वो जाने के लिए प्रेरित हुआ, तो भरतपुर के कारक प्रतिकर्ष कारक होंगे। और कहाँ चला गया? जयपुर में। कहाँ चला गया बच्चों? जयपुर। तो जयपुर में कुछ ऐसे कारण होंगे जिनके कारण वो जयपुर गया, तो जयपुर के वो जो कारण जिनके कारण व्यक्ति जयपुर जाकर रहा वह उसके अपकर्ष कारक कहलाएंगे। तो प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से? बेरोजगारी, निश्चित रूप से व्यक्ति उस स्थान को छोड़कर जाना चाहेगा जहाँ पे रोजगारी नहीं है, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं तो वह व्यक्ति चला जाएगा। साहब पानी व्यवस्था नहीं है, नालियाँ साफ नहीं है, यहाँ पे वातानुकूलित वायु नहीं है, यहाँ पे गंदगी रहती है, परिवहन नहीं है, राजनीतिक उपद्रव होते हो, रोज आए दिन दंगे फसाद होते रहते हो, लोग व्यक्ति वहां से छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है। जलवायु प्रतिकूल हो, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बहुत अधिक बरसात होती है, तो प्रतिकूल जलवायु के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, आए दिन बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, तो लोग व्यक्ति पलायन कर जाएंगे। महामारी फैल रही है, साहब यहाँ बहुत गंदगी रहती है, आए दिन रोग फैलते रहते हैं, तो व्यक्ति इस स्थान से छोड़कर चले जाएंगे। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, हमारी आने वाली पीढ़ी को निश्चित रूप से यहाँ आर्थिक रूप से पिछड़ापन मिलेगा, सामाजिक उत्थान नहीं हो पाएगा, तो सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भी लोग एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और जहाँ जाते हैं गंतव्य स्थान में क्या विशेषताएं होती हैं? गंतव्य स्थान में क्या विशेषता होती हैं? वहाँ काम के बेहतर अवसर होते हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएं हों, लोगों को आकर्षित करेंगी, शांति और स्थायित्व हो, लोगों को आकर्षित करेगा निश्चित रूप से, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा हो, जीवन व संपत्ति सुरक्षा हो, अपकर्ष कारक है, लोगों को आकर्षित करेगा। और अनुकूल जलवायु हो, जैसे मैंने बताया था आपको, भूमध्य सागरीय जलवायु, अनुकूल जलवायु भी लोगों को आकर्षित करती है। तो ये प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पिछले बोर्ड एग्जाम में प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारकों में से 2 कारक पूछे गए थे। ठीक है। क्या आप जानते हैं पिछले 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई है? पिछले 500 वर्षों में, यानी आज हम 2024 की बात कर रहे हैं, तो 1524 से अब तक 500 वर्षों में 10 गुना जनसंख्या बढ़ चुकी है। यानी लगभग 80 करोड़ जनसंख्या रही होगी, तो आज 8 अरब कह रहे हैं हम लोग। ठीक है। 20वीं सदी में ही जनसंख्या 4 गुना बढ़ गई। 20वीं सदी में, यानी कि सन 1901 से लेकर 2000 तक 100 वर्षों में जनसंख्या 4 गुना बढ़ गई। यानी हो सकता है हम 2 करोड़ हो, और आज हम कितने हैं? 8 करोड़, सॉरी 2 अरब हो, 8 अरब हैं। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है। दुनिया की हर आबादी में हर साल लगभग 83 मिलियन, यानी कि लगभग 8 करोड़, 8.3 करोड़ लोग प्रति वर्ष जुड़ जाते हैं, और इसी प्रकार से जनसंख्या के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है। इस पाठ का अंतिम टॉपिक है जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण एक ऐसा सिद्धांत है जो यह बताता है कि कोई क्षेत्र किस प्रकार विकसित हुआ है जनसंख्या को लेकर के, वहां के लोगों का रहन सहन का स्तर, वह स्तर द्वारा उस क्षेत्र की जनसंख्या कैसे नियंत्रित रही, कैसे प्रभावित हुई, और वर्तमान में क्या परिदृश्य है, बात करेंगे। यह सिद्धांत हमें बताता है कि समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीकरण, औद्योगिक और साक्षर समाज बनता है। किसी प्रदेश की जनसंख्या जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर में से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। ये है महत्वपूर्ण लाइन, यहां से लेकर के यहां तक। किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर से उच्च मृत्यु दर
उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर की ओर परिवर्तित होती है। समझेंगे बात को? ये जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, ये अवस्था में होते हैं, समूह होते हैं, और इन समूह को कहा जाता है जनांकीय चक्र। यानी कि जनांकीय संक्रमण कहता है कि लोग ग्रामीण खेतीहर से नगरीय और औद्योगिक हो जाते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग क्या है? सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जनांकीय संक्रमण की ये 3 अवस्थाएं होती है बच्चों। प्रथम अवस्था होती है, हम इसको चार्ट में समझेंगे। देखें, प्रथम अवस्था होती है, इस ऊपर की लाइन को, ये जो लाइन है ये जन्म दर की लाइन है, ठीक है, ये नीचे वाली लाइन जो है ये मृत्यु दर की लाइन है। ठीक है, यहाँ पर इस जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं। जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है, तो निश्चित रूप से जनसंख्या बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन इस प्रकार की स्थिर जनसंख्या जो होती है, यह स्थिर जनसंख्या विकसित जनसंख्या नहीं है। मानव विकास पढ़ेंगे आगे, तुम पाएंगे कि यह विकास की अवस्था नहीं है। जनसंख्या स्थिर है लेकिन जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है, और इस अवस्था में विश्व के कुछ देश हैं जैसे बांग्लादेश और वर्षा वनों के आदिवासी लोग जो हैं वो इस संक्रमण की इस प्रथम अवस्था में पाए जाते हैं। फिर हम बात करें, आगे बढ़े, तो डॉटेड लाइन के बीच वाला क्षेत्र है, ये द्वितीय अवस्था है। द्वितीय अवस्था की प्रारंभिक अवस्था में, इसको मध्य में लाइन खींच लें, तो प्रारंभिक अवस्था में जन्म दर उच्च, जन्म दर अभी उच्च है, लेकिन स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं और चिकित्सा तकनीकों में सुधार के कारण मृत्यु दर में एकदम से गिरावट आ जाती है। बहुत सारे ऐसा रोगों का उपचार ढूंढ लिया जाता है, मृत्यु दर में एकदम गिरावट आने लग जाती है। अब मृत्यु दर में जब गिरावट आएगी तो जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इस अवस्था सेकंड के प्रथम स्टेज से गुजर रहा है पेरू, और इसकी सेकंड अवस्था के दूसरे चरण से गुजर रहे हैं श्रीलंका व केनिया। यानी जन्म दर उच्च थी और धीरे धीरे जन्म दर भी घटती जा रही है और मृत्यु दर भी घटती चली जा रही है। तो द्वितीय अवस्था की पहली अवस्था में, द्वितीय अवस्था के प्रथम चरण से पेरू और दूसरे चरण में श्रीलंका व केनिया। आगे बढ़े, समय के साथ लोग शिक्षित होते हैं, साक्षर होते हैं, बुद्धिजीव होते हैं और संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव को समझने लग जाते हैं, तो वहां की जन्म दर भी घटती चली जाती है और उच्च चिकित्सीय सुविधाओं के कारण वहां की मृत्यु दर भी घट जाती है। और यह इस अवस्था में भी जनसंख्या स्थिर हो जाती है, स्थिर जनसंख्या वृद्धि होती है। और इस अवस्था से, यानी ये अंतिम अवस्था होती है जनांकीय संक्रमण की, इस अवस्था से कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश गुजर रहे हैं। दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता, उच्च मृत्यु दर, ठीक है, देश है बांग्लादेश, एक देश का नाम याद करना है आपको, बांग्लादेश, और वर्षा वनों के आदिवासी क्षेत्र। वर्षा वन जैसे कि मध्य अफ्रीका के वर्षा वन, उत्तर अमेरिका के अमेजन के जंगलों के रहने वाले लोग, ठीक है, इसके अलावा इंडोनेशिया, म्यांमार, यहाँ के वर्षा वनों के लोग, आदिवासी, ठीक है। द्वितीय अवस्था की प्रथम अवस्था में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, ठीक है, मृत्यु दर घट जाती है चिकित्सा सुविधाओं का, इसमें है पेरू, और समय के साथ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटती जाती है, श्रीलंका और केनिया। जनांकीय संक्रमण की अंतिम और तृतीय अवस्था में प्रजननशीलता, मृत्यु दर दोनों घट जाती हैं, जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश इस अवस्था से गुजर रहे हैं, ठीक है। ये जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्था है बच्चों। प्रथम अवस्था ये उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर की धीमी जनसंख्या वृद्धि दर की अवस्था है। इसे जनसंख्या वृद्धि की अस्थिर अवस्था, कैसी अवस्था? अस्थिर अवस्था कहा जा सकता है। अस्थिर क्यों? क्योंकि अचानक से यदि मृत्यु दर बढ़ गई तो जनसंख्या घट जाएगी, और अचानक से यदि जन्म दर बढ़ गई तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। अचानक से मृत्यु दर बढ़ गई तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, और जन्म दर भी बढ़ गई तो भी जनसंख्या बढ़ जाएगी, लेकिन किसी एक के घटने से, यानी जन्म दर के घटने से, मृत्यु दर के बढ़ने से जनसंख्या वहां की घट जाएगी। तो अस्थिर अवस्था है, कोई निश्चितता नहीं है इसमें। एडम स्मिथ ने कहा कि जननांक की उर्वरता का अनुकूलतम वातावरण दरिद्रता द्वारा निर्धारित होता है। किसने कहा? ये एडम स्मिथ ने। अर्थात जो समाज जितना गरीब होगा, जनसंख्या वृद्धि उतनी ही तेज होगी। इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही प्रकृति पर आधारित होती हैं, यानी कि मानव उद्यमी कम होता है, वो प्रकृति पर अधिक निर्भर होता है। पाठ 1 के अनुसार हम बात करें तो यहाँ पर प्रकृति हावी होती है, यहाँ पर प्रकृति का मानव का प्रकृतिकरण होता है, वह प्रकृति के भरोसे जीवित रहता है। अतः इसमें कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होती है। बांग्लादेश और वर्षा वनों के आदिवासी उसका उदाहरण हो गया।
द्वितीय अवस्था की बात करें, इसे जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं। विश्व के अधिकतर विकासशील देश इसी अवस्था में है, जहां चिकित्सा व्यवस्था के विस्तार से मृत्यु दर में तो कमी आ गई है, किंतु सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विशेष अंतर नहीं होने के कारण जन्म दर में अपेक्षित कमी नहीं आई है। इस अवस्था से पेरू गुजर रहे हैं। जैसे जैसे द्वितीय अवस्था आगे बढ़ती है, जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट दिखाई देने लगती है। इस अवस्था वाले देशों में बेरोजगारी, बुनियादी सेवाओं की कमी, अशिक्षा, खाद्यान्न कमी आदि की समस्या प्रमुख है। श्रीलंका और केन्या इस अवस्था से गुजर रहे हैं। बात करें तृतीय अवस्था की, यह जनसंख्या वृद्धि में कमी की प्रवृत्ति को दर्श अवस्था है। इस अवस्था में जन्म दर 20 से 30 प्रति हजार और मृत्यु दर 10 से 15 प्रति हजार होती है। इस अवस्था में धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है। यह अवस्था पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, चीन आदि देशों में देखने को मिलती है। कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि इस अवस्था से गुजर रहे हैं। धन्यवाद साथियों देखने के लिए, और ज्योग्राफी को कंप्लीट जानने के लिए, पूरा जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्योग्राफी विद साइंस मैं निश्चित रूप से आपको भूगोल की उन सभी जानकारियों को कार्ड सहित दूंगा जिनकी आपको आवश्यकता है। धन्यवाद।